नमस्कार। मेरा नाम है शिवम कुमार लोटसवे और मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ सॉमरसेट मॉगम की लिखी कहानी द वर्जर। लेकिन इस कहानी की शुरुआत से पहले मैं आपको वर्जर का मतलब बताना चाहूँगा। वर्जर चर्च में एक तरह की पोस्ट होती है जो चर्च में होने वाली रस्मों और व्यवहारिक कर्तव्यों का अच्छी तरीके से पालन करते हैं। साथ ही वर्जर यह भी ध्यान रखते हैं कि सभी लोगों की सिटिंग सही तरीके से हो। वर्जर चर्च के फादर की मदद करते हैं। साथ ही वह चर्च को सजाते भी हैं और इसी के साथ कुछ वर्जर्स एडमिनिस्ट्रेशन में भी हेल्प करवाते हैं। अब हम इस कहानी की शुरुआत करेंगे। उस दोपहर सेंट पीटर नेवल स्क्वायर में एक बैप्टिज्म संस्कार हुआ था और एल्बर्ट एडवर्ड फोरमैन अभी भी अपने वर्जर के गाउन में थे। उन्होंने अपना नया गाउन, जिसकी परतें इतनी भारी और सख्त थी मानो वह अल्पाका का नहीं बल्कि शाश्वत कांस्य का बना हो। अल्पाका एक बहुत ही सॉफ्ट वूल होता है जिसे बहुत ही हाई क्वालिटी कपड़े बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। केवल अंतिम संस्कार और शादियों के लिए रखा गया था। सेंट पीटर नेवल स्क्वायर एक चर्च था जिसे ऐसे समारोह के लिए फैशनेबल लोगों द्वारा बहुत पसंद किया जाता था और इस समय वे केवल अपना दूसरा सबसे अच्छा गाउन पहने हुए थे। उन्होंने इसे संतोष के साथ पहना हुआ था क्योंकि यह उनके पद का गरिमामय प्रतीक था और इसके बिना जब वे इसे घर जाने के लिए उतारते थे तो उन्हें ऐसा लगता था मानो उन्होंने पर्याप्त कपड़े नहीं पहने हों। उन्होंने इसकी देखभाल खुद ही की थी। वे इसे खुद ही प्रेस और इस्त्री करते थे। 16 सालों तक वे इस चर्च के वर्जर रहे थे और इस दौरान उन्होंने कई गाउन बदले थे। लेकिन जब वे घिस जाते थे तब वे उन्हें फेंकते नहीं थे। उनका एक पूरा संग्रह सावधानी पूर्वक भूरे कागज में लिपटा हुआ उनके बेडरूम की अलमारी के निचली दराजों में रखा हुआ था। वर्जर शांति से खुद को व्यस्त रख रहे थे। संगमरमर के फॉन्ट पर लकड़ी के रंगीन कवर को वापस लगा रहे थे। उस कुर्सी को हटा रहे थे जो कि एक अस्वस्थ बुजुर्ग महिला के लिए लाई गई थी और पादरी के वेस्ट्री में काम खत्म होने का इंतजार कर रहे थे ताकि वह साफ सफाई करके घर जा सके। चर्च में एक रूम होता है जिसे वेस्ट्री कहा जाता है। यहाँ पर पादरी पूजा की तैयारी करते हैं और वस्त्र आदि रखते हैं। थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा कि पादरी चैंसल को पार कर रहे हैं, उच्च वेदी के सामने सर झुका रहे हैं और गलियारे से नीचे आ रहे हैं। लेकिन अभी भी उन्होंने अपना कैसॉक पहना हुआ था। कैसॉक वह लबादा या फिर कपड़ा होता है जो कि पादरी पहनते हैं। वो क्यों रुके हैं? वर्जर ने मन में कहा। क्या उन्हें नहीं पता कि मुझे अपनी चाय चाहिए? पादरी को हाल ही में नियुक्त किया गया था। वह 40 के दशक में लाल चेहरे वाला ऊर्जावान व्यक्ति था और एल्बर्ट एडवर्ड अभी भी अपने पुराने पादरी को याद करते थे। पुराने जमाने के एक पादरी जो धीमे स्वर में चांदी सी आवाज में प्रवचन देते थे और अक्सर अपने उच्च वर्गीय श्रद्धालुओं के साथ बाहर भोजन करते थे। उन्हें चर्च की चीजें बिल्कुल सही ढंग से पसंद थी लेकिन वे कभी भी परेशान नहीं होते थे। वे इस नए व्यक्ति की तरह नहीं थे जो हर काम में अपनी दखल देना चाहता है। लेकिन एल्बर्ट एडवर्ड सहनशील व्यक्ति थे। सेंट पीटर एक बहुत ही अच्छे इलाके में स्थित था और वहां के श्रद्धालु बहुत ही अच्छे वर्ग के लोग थे और नया पादरी पूर्वी इलाके से आया था और उससे उम्मीद नहीं की जा सकती थी कि वह एकदम से अपने फैशनेबल समुदाय के सुसंस्कृत तरीकों में ढल जाएगा। सब गड़बड़ है, एल्बर्ट एडवर्ड ने कहा, पर समय दे तो वह सीख जाएगा। जब पादरी गलियारे से इतनी दूर आ गए कि बिना अपनी आवाज ऊंची किए पूजा के स्थान की
गरिमा बनाए रखते हुए वर्जर को संबोधित कर सकते थे, तो वह रुक गए। फॉरमैन, क्या तुम 1 मिनट के लिए वेस्ट्री में आ सकते हो? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बहुत अच्छा महोदय। पादरी ने उनके आने का इंतजार किया और फिर वह साथ में चर्च के अंदर चले। बहुत ही अच्छा बैप्टिज्म हुआ, मुझे ऐसा लगा महोदय। अजीब बात है कि बच्चे ने रोना तभी बंद कर दिया जैसे ही आपने उसे उठाया। मुझे अक्सर ऐसा ही लगता है, पादरी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। आखिरकार मुझे इनके साथ काफी अभ्यास मिल चुका है। उन्हें यह देखकर गर्व महसूस होता था कि वे लगभग हमेशा एक रोते हुए बच्चे को अपने विशेष ढंग से थामने से शांत कर सकते थे, और माताएं और नर्सें उन्हें बच्चों को अपनी ढीली ढाली आस्तीन की भुजा पर सहेजते देख जिस प्रशंसा से देखती थीं, वह उनसे अनजान नहीं थे। वर्जर जानता था कि अपनी इस कला की तारीफ पाकर उन्हें खुशी होती थी। पादरी एल्बर्ट एडवर्ड से पहले वेस्ट्री में गए। एल्बर्ट एडवर्ड को यह देखकर थोड़ा आश्चर्य हुआ कि वहां 2 चर्च के वरिष्ठ सदस्य भी मौजूद थे। उन्होंने उन्हें आते हुए नहीं देखा था। उन्होंने उन्हें हल्के से सिर हिलाकर अभिवादन किया। नमस्कार महोदय। नमस्कार सर। उन्होंने एक एक करके उन्हें संबोधित किया। दोनों बुजुर्ग व्यक्ति थे और वे लगभग उतने ही लंबे समय से चर्च के वरिष्ठ सदस्य थे जितने समय से एल्बर्ट एडवर्ड वर्जर थे। वह एक सुंदर रेफ्रेक्टेड टेबल पर बैठे हुए थे जिन्हें पुराने पादरी ने कई साल पहले इटली से मंगवाया था, और पादरी उनके बीच खाली कुर्सी लगाकर बैठ गए। एल्बर्ट एडवर्ड उनके सामने थे। उनके और उनके बीच एक टेबल थी और उन्हें हल्की सी चिंता हुई कि क्या मामला हो सकता है। उन्हें अभी भी यह घटना याद थी जब ऑर्गेनिस्ट एक परेशानी में आ गया था और सबको मिलकर मामला दबाने में कितनी झंझट झेलनी पड़ी थी। ऑर्गेनिस्ट एक म्यूजिशियन होता है जो कि चर्च में कीबोर्ड बजाता है। सेंट पीटर नेविल स्क्वायर जैसे चर्च में वे किसी भी तरह का विवाद नहीं झेल सकते थे। पादरी के लाल चेहरे पर एक दृढ़ सौम्यता का भाव था, लेकिन अन्य दो के चेहरे पर थोड़ी चिंता झलक रही थी। वो उन पर दबाव डाल रहा है, यही बात है, वर्जर ने मन ही मन में सोचा। उसने उन्हें किसी काम के लिए मजबूर कर दिया है, लेकिन उन्हें यह बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। यही बात है, मेरी बात मान लेना। लेकिन एल्बर्ट एडवर्ड के साफ सुथरे और गरिमामय चेहरे पर उनके विचारों का कोई संकेत नहीं था। वह सम्मानजनक लेकिन चापलूस नहीं लगने वाले अंदाज में खड़े हुए थे। वे इस धार्मिक पद पर नियुक्त होने से पहले सेवा में रहे थे, लेकिन केवल उच्च वर्ग के घरों में उनका आचरण हमेशा ही अनुकरणीय रहा था। उन्होंने एक व्यापारी के घर में पेस बॉय के रूप में शुरुआत की थी और धीरे धीरे चौथे से पहले फुटमैन के पद तक पहुंचे थे। 1 वर्ष के लिए वे एक विधवा महिला के निजी बटलर रहे थे और सेंट पीटर में अवसर मिलने से पहले वे एक सेवानिवृत्त राजदूत के घर में 2 कर्मचारियों के साथ बटलर के रूप में काम करते थे। वह लंबे, दुबले पतले, गंभीर और गरिमापूर्ण व्यक्ति थे। उनकी उपस्थिति किसी ड्यूक जैसी नहीं तो कम से कम किसी पुराने जमाने के किसी ऐसे अभिनेता जैसी जरूर थी जो ड्यूक जैसी भूमिकाओं में एक्सपर्टीज रखते हों। उनके पास समझ, दृढ़ता और आत्मविश्वास था। उनका चरित्र निर्विवाद था। पादरी ने सीधा साधा आरंभ किया। फोरमैन, हमारे पास आपको कहने के लिए कुछ थोड़ा अप्रिय बात है। आप यहाँ कई वर्षों से हैं। मुझे लगता है कि महोदय और जर्नल मुझसे सहमत होंगे कि आपने अपने पद की जिम्मेदारियों को सभी संबंधित लोगों की संतुष्टि के साथ निभाया है। दोनों वरिष्ठ सदस्यों ने सर हिलाया,
लेकिन हाल ही में मुझे एक बेहद असाधारण बात पता चली है। मुझे लगा कि इसे वरिष्ठों को बताना मेरा कर्तव्य है। मुझे ये जानकर आश्चर्य हुआ कि आप ना तो पढ़ सकते हैं और ना ही लिख सकते हैं। वर्जर के चेहरे पर कोई संकोच नहीं था। पिछले पादरी को यह बात पता थी महोदय, उन्होंने उत्तर दिया। उन्होंने कहा था कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वे हमेशा कहते थे कि उनकी पसंद के हिसाब से दुनिया में बहुत ज्यादा शिक्षा हो चुकी है। यह सबसे चौंकाने वाली बात मैंने सुनी है, जनरल ने आश्चर्य से कहा। क्या तुम यह कहना चाहते हो कि तुम इस चर्च के वर्जर पिछले 16 सालों से हो और फिर भी कभी तुमने पढ़ना लिखना नहीं सीखा है? मैं 12 साल की उम्र में सेवा में आ गया था महोदय। पहले घर के रसोइये ने मुझे पढ़ाने की कोशिश की थी, लेकिन मुझे कभी भी उसमें रुचि नहीं आई। और फिर एक के बाद एक दूसरी चीजों में कभी समय ही नहीं मिला। मुझे कभी इसकी कमी महसूस नहीं हुई। मुझे लगता है कि ये नौजवान अपना काफी समय पढ़ने में बर्बाद कर देते हैं, जबकि वह कोई कुछ उपयोगी काम कर सकते हैं। लेकिन क्या तुम्हें खबर जानने का मन नहीं करता? दूसरे वरिष्ठ सदस्य ने पूछा। क्या कभी पत्र लिखने का मन नहीं करता? नहीं महोदय, मैं बिना इसके ही अच्छी तरह से काम चला लेता हूँ। और आजकल तो अखबारों में तस्वीरें आ जाती हैं, जिससे मुझे पता चल जाता है कि क्या हो रहा है। मेरी पत्नी काफी पढ़ी लिखी है और अगर मुझे पत्र लिखवाना होता है तो मेरे लिए वह लिख देती है। ऐसा नहीं है कि मैं कोई सट्टेबाज हूं। दोनों वरिष्ठ सदस्यों ने चिंतित नजरों से पादरी की ओर देखा और फिर नीचे टेबल की ओर देखा। ठीक है फॉरमैन, मैंने इस मुद्दे पर इन सज्जनों से बात की है और वे मेरे साथ पूरी तरह से सहमत हैं कि यह स्थिति अस्वीकार्य है। सेंट पीटर नेविल स्क्वायर जैसे चर्च में हम ऐसे वर्जर को नहीं रख सकते जो ना पढ़ सकता हो और ना ही लिख सकता हो। एल्बर्ट एडवर्ड का पतला पीला चेहरा लाल हो गया और वह असहजता से अपने पैरों पर खड़ा हो गया, लेकिन उसने कोई भी उत्तर नहीं दिया। समझो फॉरमैन, मुझे तुम्हारे खिलाफ कोई शिकायत नहीं है। तुम अपना काम पूरी संतुष्टि से करते हो। तुम्हारे चरित्र और क्षमता के बारे में मेरी राय बहुत ऊंची है, लेकिन तुम्हारी इस दुखद अज्ञानता के कारण किसी दुर्घटना का जोखिम उठाने का हमारा कोई अधिकार नहीं है। यह समझदारी और सिद्धांत का मामला है। लेकिन क्या तुम सीख नहीं सकते फोरमैन? जनरल ने पूछा। नहीं सर, मुझे डर है कि अब मैं नहीं सीख सकता। देखिए, अब मैं पहले जैसा जवान नहीं हूं और जब मैं छोटा था तब अक्षर मेरे सर में नहीं बस पाए, तो मुझे नहीं लगता कि अब इसका कोई खास मौका है। हम तुम्हारे साथ सख्ती नहीं करना चाहते फॉरमैन, पादरी ने कहा। लेकिन चर्च के वरिष्ठ सदस्यों और मैंने पूरी तरह से ये निर्णय ले लिया है। हम तुम्हें 3 महीनों का समय देंगे और अगर तुम उस समय के अंत तक पढ़ना लिखना नहीं सीख पाते हो तो मुझे डर है कि तुम्हें यहां से जाना होगा। एल्बर्ट एडवर्ड ने कभी भी नए पादरी को पसंद नहीं किया था। उसने शुरुआत में ही कहा था कि सेंट पीटर का जिम्मा उन्हें देना एक गलती थी। वह इस तरह की सभ्य सभा के साथ मेल खाने वाले व्यक्ति नहीं थे और अब उन्होंने खुद को थोड़ा सीधा किया। उसे अपनी काबिलियत का एहसास था और वह अपने साथ ऐसा बर्ताव बर्दाश्त नहीं करने वाला था। मुझे खेद है महोदय, लेकिन मुझे लगता है कि इसका कोई फायदा नहीं है। मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ और नए कौशल सीखने में सक्षम नहीं हूँ। मैंने बिना पढ़े लिखे कई साल अच्छे से गुजारे हैं और अब बिना तारीफ के, हालांकि
खुद की तारीफ करना कोई सिफारिश नहीं होती। मुझे कहने में कोई आपत्ति नहीं है कि मैंने उस जीवन में अपना कर्तव्य निभाया है जिसमें दयालु ईश्वर ने मुझे रखा है। और अगर मैं सीख सकता हूं तो मुझे नहीं लगता कि मैं सीखना चाहूंगा। इस स्थिति में फॉरमैन, मुझे डर है कि तुम्हें जाना ही होगा। जी सर, मैं पूरी तरह समझ गया हूं। जैसे ही आप मेरे स्थान पर किसी को ढूंढ लेंगे, मैं खुशी से अपना इस्तीफा सौंप दूंगा। लेकिन जब एल्बर्ट एडवर्ड ने आदतन शालीनता के साथ पादरी और दोनों वरिष्ठ सदस्यों के चर्च के दरवाजे बंद किए, तो वह उस गरिमा को बनाए नहीं रख सके जिसके साथ उसने खुद को मिले इस आघात को झेला था, और उसके होठ कांपने लगे। वह धीरे धीरे वेस्ट्री की ओर लौटा और अपनी वर्जर की गाउन को उचित जगह पर टांग दिया। उसने लंबी सांस ली और सोचा, इस गाउन ने कितने शानदार अंतिम संस्कार और भव्य शादियां देखी थी। उसने सब कुछ ठीक ठाक किया और अपना कोट पहना और हैट हाथ में लिए गलियारे से बाहर निकल गया। उसने चर्च का दरवाजा लॉक कर दिया। वह चौक से होकर धीरे धीरे चला, लेकिन उसकी उदास सोचों में खोए हुए उसने अपने घर जाने वाली गली के बजाय गलती से दूसरी दिशा में चलना शुरू कर दिया, जहां उसका इंतजार एक प्याला चाय कर रही थी। वह धीरे धीरे चलता रहा। उसका दिल भारी था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करेगा। उसे वापस घरेलू सेवाओं में जाने का विचार पसंद नहीं था। इतने वर्षों तक अपने हिसाब से काम करने के बाद भले ही पादरी और चर्च के वरिष्ठ सदस्य कुछ भी कह लें, असल में वही था जिसने सेंट पीटर नेविल स्क्वायर को संभाला था। अब वह खुद को इस स्थिति में लाने का ख्याल भी नहीं कर सकता था कि किसी और नौकरी को स्वीकार कर सके। उसने थोड़ी बहुत बचत कर रखी थी, लेकिन वह इतनी नहीं थी कि बिना कुछ किए जीवन बिताया जा सके, और हर साल जीवन यापन का खर्च बढ़ता ही जा रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे इस तरह के सवालों का सामना करना पड़ेगा। सेंट पीटर के वर्जर रोम के पोपों की तरह होते हैं, जीवन भर के लिए होते हैं। उसने अक्सर सोचा था कि उसकी मृत्यु के बाद पहली रविवार की शाम की प्रार्थना में पादरी लंबे और निष्ठापूर्ण सेवा और उसके उत्कृष्ट चरित्र के बारे में प्रशंसा के शब्द कहेंगे। उसने गहरी सांस ली। एल्बर्ट एडवर्ड धूम्रपान नहीं करता था और ना ही शराब पीता था, लेकिन थोड़ी छूट रखता था। यानी उसे अपने डिनर के साथ एक गिलास बियर पीना पसंद था, और जब वह थक जाता था तो एक सिगरेट का आनंद लेता था। अभी उसे लगा कि एक सिगरेट से उसे थोड़ा सा सांत्वना मिलेगा, और चूंकि वह सिगरेट साथ नहीं रखता था, उसने आसपास एक दुकान ढूंढनी शुरू की जहां से वह एक गोल्ड फ्लेक का पैकेट खरीद सके। उसे तुरंत कोई दुकान नहीं दिखी और वह थोड़ा आगे चलने लगा। यह एक लंबी सड़क थी जिसमें हर तरह की दुकानें थीं, लेकिन एक भी दुकान नहीं थी जहां से सिगरेट खरीदी जा सके। यह तो अजीब बात है, एल्बर्ट एडवर्ड ने कहा। यकीन करने के लिए उसने पूरी सड़क पर एक बार फिर ऊपर से नीचे तक चहलकदमी की। नहीं, इसमें कोई शक नहीं था। उसने रुककर विचारपूर्वक इधर उधर देखा। ऐसा नहीं हो सकता है कि मैं अकेला आदमी हूं जो सड़क पर चलते हुए सिगरेट लेना चाहता है, उसने कहा। मुझे आश्चर्य नहीं होगा अगर यहाँ एक छोटी सी दुकान काफी अच्छा कर सकती है। तंबाकू और मिठाइयाँ, समझ रहे हो? वह अचानक चौंका। यह तो एक आइडिया है, उसने कहा।
अजीब है, जब तुम उम्मीद नहीं करते हो तो कैसे कैसे ख्याल आ जाते हैं। वह मुड़ा और घर की ओर चला। जाकर अपनी चाय पी। आज दोपहर को तुम बहुत चुप हो एल्बर्ट, उसकी पत्नी ने कहा। मैं सोच रहा हूं, उसने कहा। एल्बर्ट एडवर्ड ने हर दृष्टिकोण से इस मामले पर विचार किया और अगले दिन वह उसी सड़क पर गया और उसकी किस्मत से एक छोटी सी दुकान उसे किराए से मिल गई, जो उसके लिए बिल्कुल सही लग रही थी। 24 घंटे के अंदर उसने वह दुकान ले ली और 1 महीने के बाद उसने सेंट पीटर नेविल स्क्वायर को हमेशा के लिए छोड़ दिया। तो उसने एक तंबाकू और समाचार पत्र की दुकान का व्यवसाय शुरू कर दिया। उसकी पत्नी ने इसे सेंट पीटर का वर्जन रहने के बाद बहुत ही बड़ी गिरावट माना, पर उसने जवाब दिया कि समय के साथ चलना पड़ता है। चर्च अब वैसा नहीं रहा जैसे पहले था। एल्बर्ट एडवर्ड का काम बहुत अच्छा चल निकला। इतना अच्छा कि 1 साल बाद उसे ये ख्याल आया कि वह एक दूसरी दुकान भी ले सकता है और उसमें एक मैनेजर रख सकता है। उसने एक और लंबी सड़क ढूंढी जहां तंबाकू की दुकान नहीं थी, और जब उसे एक किराए पर मिलने वाली दुकान मिली तो उसने उसे भी ले लिया और सामान से भर दिया। यह दुकान भी सफल रही। फिर उसे लगा कि अगर वह 2 दुकानें चला सकता है तो आधा दर्जन भी चला सकता है। तो उसने लंदन में घूमना शुरू किया और जहां भी उसे एक लंबी सड़क में तंबाकू की दुकान के बिना कोई किराए की दुकान मिलती तो वह उसे ले लेता। 10 वर्षों में उसके पास 10 दुकानें हो गई थी और वह खूब पैसे कमा रहा था। वह हर सोमवार को खुद उन सभी दुकानों पर जाता और हफ्ते की कमाई इकट्ठा करता और उसे बैंक में जमा कर देता। एक सुबह जब वह बैंक में नोटों का एक गट्ठर और चांदी के सिक्कों का एक भारी बैग जमा करने जा रहा था, तो कैशियर ने उसे बताया कि मैनेजर उससे मिलना चाहते हैं। उसे एक कार्यालय में ले जाया गया जहां पर मैनेजर ने उससे हाथ मिलाया। मिस्टर फॉरमैन, मैं आपके जमा पैसों के बारे में बात करना चाहता हूं। क्या आपको इसका सटीक अंदाजा है? यह कितनी राशि है? पाउंड या 2 पाउंड के भीतर नहीं सर, लेकिन मेरे पास एक मोटा मोटा अंदाजा है। आज सुबह जो आपने जमा किया है उसे छोड़कर भी आपके पास जमा राशि में 30,000 पाउंड से भी अधिक की राशि है। इतनी बड़ी राशि को बैंक में रखने की बजाय इसे निवेश करना बेहतर होगा, मैनेजर ने कहा। मुझे कोई जोखिम नहीं चाहिए सर, मुझे पता है कि बैंक यह सुरक्षित है, एल्बर्ट ने जवाब दिया। आपको जरा भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम आपके लिए बिल्कुल सुरक्षित निवेश विकल्पों की सूची तैयार कर देंगे। यह आपको उस ब्याज दर से अधिक लाभ देगी जो हम दे सकते हैं। मिस्टर फोरमैन के चेहरे पर एक परेशानी भरी झलक दिखाई दी। मुझे कभी शेयरों का अनुभव नहीं रहा और मुझे यह सब आपके हाथ में छोड़ना पड़ेगा। बैंक मैनेजर मुस्कुराया। हम सब कुछ संभाल लेंगे। अगली बार जब आप आएंगे तो बस आपको दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने होंगे। ये तो मैं कर सकता हूं, एल्बर्ट ने थोड़ी अनिश्चितता के साथ कहा। लेकिन मैं ये कैसे जानूंगा कि मैं किस चीज पर हस्ताक्षर कर रहा हूं? मुझे लगता है कि आप पढ़ सकते हैं, मैनेजर ने थोड़ी चुपती हुई आवाज में कहा। मिस्टर फोरमैन ने उसे एक मासूम सी मुस्कान दी। यही तो बात है सर, मैं पढ़ या लिख नहीं सकता। मुझे पता है कि यह थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन मैं सिर्फ अपना नाम ही लिख सकता हूँ, और वह भी मैंने ये तब सीखा जब मैंने बिजनेस करना शुरू किया। मैनेजर इतनी हैरानी में आ गया कि वह अपनी कुर्सी से उछल पड़ा। यह तो सबसे अद्भुत बात है जो अब तक मैंने सुनी है। देखिए, बात ऐसी है सर, मुझे अवसर ही नहीं मिला, और जब तक कि
बहुत देर नहीं हो गई और फिर मैंने भी जिद पकड़ ली। एल्बर्ट ने कहा। मैनेजर ने उसे इस तरह घूरा जैसे कि वह कोई प्राग ऐतिहासिक जीव हो। तो आपका ये मतलब है कि आपने इस बड़े व्यवसाय को खड़ा किया और 30,000 पाउंड की संपत्ति भी बना ली, वह भी बिना पढ़े लिखे? हे भगवान, क्या आदमी है! अगर आप पढ़े लिखे होते तो आज आप क्या होते? मिस्टर फॉरमैन ने एक हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। मैं आपको बता सकता हूं सर, मैं सेंट पीटर नेविल स्क्वायर का एक वर्जर होता। दोस्तों, ये थी पूरी कहानी। इस कहानी में हमने ये जाना कि कैसे एक अनपढ़ आदमी एक बड़ा बिजनेस खड़ा कर देता है और एक अच्छी खासी संपत्ति बना लेता है। ये कहानी हमें ये बताती है कि कैसे अगर हम कुछ अचीव करना चाहें, कुछ प्राप्त करना चाहें, तो दुनियादारी को चलाने वाली कोई चीज भी हमें रोक नहीं सकती। अगर हमें सफल होना है तो हम किसी भी तरह से सफल हो सकते हैं। आशा करता हूं कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने आसपास सफाई बनाए रखें और एक पेड़ ज़रूर लगाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।